नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरह, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं रोज की तरह। आज मेरे जनरल वी के दत्ता स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। एयर कमांडर एस बेल साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और कर्नल तेज टिक्कू जी भी आज प्रोग्राम में आए। सर बहुत स्वागत आपका। व्यूअर्स, आपके लिए आज बहुत सारी खबरें हैं, इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बाद हमारे जो एयरफोर्स के प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं पाकिस्तान को लेकर के, और इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और मैंने भी आपको हेडलाइंस में बताया कि आतंकवादी जो हैं उनके कैंप पाकिस्तान में लगना शुरू हो गए हैं, ऐसी तस्वीरें बता रही हैं। इसके अलावा मंचों पर आतंकवादी जो हैं बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं और बार बार भारत का और नरेंद्र मोदी का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान की बेशर्मी इस लिहाज से झलक रही है कि इनको सार्वजनिक मंच तो दिए ही जा रहे हैं, इनके साथ मंच पर कौन लोग मौजूद हैं? बड़े बड़े नेता पाकिस्तान के, पंजाब की उनकी असेंबली का स्पीकर तलहा सईद के बगल में बैठता है, और उसी प्रोग्राम में टेप बजता है आतंकवादी हाफिज सईद का कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, नदियों में खून बहेगा। ये सब कुछ पाकिस्तान के नेताओं के सामने आतंकवादी कह रहे हैं। और एक नहीं, ऐसे कई तस्वीरें हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वो मंच पर इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं खुलेआम, और दुनिया का ध्यान इस ओर है कि नहीं, हमारा तो है, और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा आज एक विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट ने एक बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन किया है इस लड़ाई में। हमारे जो स्वदेशी हथियार थे, इनमें से कई की बात हम कर चुके हैं, लेकिन कई नए हथियार जो हैं जो इस्तेमाल हुए, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। वो सब भारत में विकसित हुए, हमारी तकनीक से, हमने ही प्रोड्यूस किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने हथियार इस्तेमाल किए चीन के, उसमें कुछ और नई बातें सामने आई हैं, और कैसे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुए, फेल हुए। अब दुनिया ये कह रही है कि चीन जो एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाता है उसमें दम कुछ नहीं होता, और वो पाकिस्तान को उसने चूना लगा दिया। और भारत ने स्वदेशी निर्मित हथियारों से पाकिस्तान के हर हथियार का जवाब दिया। उनके एयर डिफेंस खास करके तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, वो किसी काम नहीं आए। तो ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बात से, जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर करारा वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई है। भारत ने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस तबाह कर दिए। इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वो कितनी तेजी और किस तरह आतंकवादी हमले का बदला ले सकता है, मतलब भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सारी दुनिया ने देख लिया है, पहलगाम हमले के बाद देश पहले से ज्यादा एकजुट हो गया। टूरिज्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये डायवर्सिटी का सेलिब्रेशन भी है। लेकिन आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया, वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। प्रधानमंत्री की बात पर हम बात करें उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा बयान दिया है, वो भी आप सुन लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हमने संयम रखा
हमारे ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के कवच को भेद दिया। हमने शक्ति और संयम के समन्वय का शानदार उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। हमारे होम ग्रोन सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहां पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, शक्ति और समन्वय का उदाहरण पेश किया। और अब देखिए, राजनाथ सिंह जी के बाद एयर चीफ मार्शल, हमारे एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, उन्होंने क्या बात कही है। मुझे तो लगता है उन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कमिटमेंट दुनिया के सामने है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें अब हमेशा तैयार रहना होगा भविष्य के लिए। युद्ध हमने होल ऑफ नेशन अप्रोच के दम पर जीता। यही अप्रोच हमें डिफेंस फोर्सेस को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ये सिर्फ होल ऑफ नेशन अप्रोच ही नहीं, हमें होल ऑफ नेशन मिशन मोड में काम करके नतीजे लाने होंगे। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम हिंदुस्तान की सेना, हमारी सेना एक ही बात में यकीन करती है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। प्राण जाए पर वचन ना जाए, और आई एम जस्ट टोल्ड टुडे ओनली, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। दैट एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। एयर चीफ ने डायलॉग खूब दिया और ये पाकिस्तान में गूंजेगा आज कि भारत का वायुसेना प्रमुख कह रहा है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एयर चीफ जो बातें कह रहे हैं, ये क्यों? और बार बार आप सोचें कि प्रधानमंत्री की इतनी सभाएं और हर मंच में वो जाकर के पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर की बात क्यों कर रहे हैं? इसके दो मकसद मुझे दिखाई देते हैं, बाकी मेहमान बताएंगे। मैं दत्ता साहब से शुरुआत करता हूं। सर, हिंदुस्तान में तो किसी को बहुत ज्यादा आपको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा क्या हुआ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का हाल। ये क्या दुनिया के अंदर ये मैसेज कमजोर नहीं पड़ना चाहिए कि भारत ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है? इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता और हमारे डेलीगेशंस जो विदेश में गए हैं वो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, भारत प्रोपागेंडा में विश्वास नहीं रखता। भारत कर्म के ऊपर विश्वास रखता है और जो काम करके नतीजा आता है वो दुनिया को दिखाता है। अगर हम चाहते तो हम प्रोपागेंडा वॉर करते, जिस प्रकार पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा वॉर जीत के अपने एक थके हुए जर्नैल को फील्ड मार्शल बना दिया। तो वो एक उनका तरीका था जंग जीतने का, और उनकी उतरी हुई पेंटें आज भी हमारे पास कहीं पड़ी होंगी, 90,000 जो इनकी 71 में हमने उतारी थी। अभी जहाँ तक हमारा लीडरशिप का सवाल है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, हम ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान आज तक करता चला आया 75 वर्षों से, उसका हमने पूरा नकाब उतार के उसके हाथ में पकड़ा दिया। आज वो जो पाकिस्तान की फौज, वहाँ की सरकार इस उग्रवाद के अंदर, इस दहशतगर्दी में लिप्त थी जी, वो उसको नंगा करके खड़ा कर दिया दुनिया के सामने। हमने दुनिया को दिखाया कि कहाँ दहशतगर्दों के जनाजों में कितने फौजी अफसर और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रीथलिंग की जा रही थी। ये पूरी दुनिया ने देखा, और दुनिया एक्चुअल में चंबे में है कि भारत ने किया कैसे। असल में उनको वो चंबे से अभी निकल नहीं पा रहे वो, कि भारत ने ये कितना प्रिसाइज ऑपरेशन, इतना सटीक ऑपरेशन,
इतना हाई टेक ऑपरेशन कैसे किया? आप कह रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के लिए आश्चर्य की बात दुनिया है। के लिए आश्चर्य। अभी वो क्या होते हैं ना, रिएक्शनल वैक्यूम में है अभी दुनिया, इसलिए हम उनको बता रहे हैं भैया थोड़ा जाग जाइए, हम आपको असली ट्रेलर और पिक्चर दिखा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शनल वैक्यूम है जिसमें वो उनका असल में ये यकीन ही नहीं था कि भारत ये कर पाएगा, भारत ने वो करके दिखा दिया। अमेरिका के रडार पाकिस्तान के हम मार खाए उन्होंने, चीन के HQ-9 उन्होंने मार किया, उसके रडारों ने मार के उनकी मिसाइलें पिट गई। और ये सारा काम हमने भारत के अंदर विकसित किए हुए अपने हथियार आप ये कह रहे हैं सर, जैसे जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि शक्ति और संयम हमने दोनों दिखाए, तो आज तक भारत ज्यादा संयम दिखाता था, शक्ति का प्रदर्शन कम करता था। इस बार ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया कि दुनिया हक्की बक्की रह गई कि भारत भी ऐसा कर सकता है। और ज्यादा चौंकी इस बात से जो अभी जनरल साहब ने एंड में कहा, हमारी जो इंडिजिनियस कैपेबिलिटी डेवलप हुई पिछले कुछ वर्षों में, वो हमने जो प्रदर्शित की है, उसकी कल्पना दुनिया को नहीं थी। उन्होंने कहा शक्ति और संयम, मुझे बताएं दोनों का सटीक मिश्रण था ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल सही, थोड़ी और शक्ति इस्तेमाल होनी चाहिए थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने सौरव जी, क्योंकि संयम का मतलब होता है कि हम अपनी पेशेंस रखते हुए उस लेवल तक जाके उसमें भी डोमिनेट करें, लेकिन उससे आगे ना बढ़े। हमें तबाह और बर्बाद पूरा पाकिस्तान नहीं करना, हमने वो जो प्रण किया था उसको पूरा करना। और वो प्रण था कि हम पूरा का पूरा ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि जितने भी 26 लोग जो भारतीय थे, जो उन्होंने हमारे अस्तित्व पे अटैक किया था, तो उसका जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन करना था उनको किया। 9 टारगेट सिस्टम जो हमने हिट किए आतंकियों के, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या फिर जो हिजबुल मुजाहिदीन के थे, तो उसमें 100 से ऊपर आतंकी मारे, कई खूंखार आतंकी मारे। लेकिन जो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि उसके बाद जब पाकिस्तान इसको लेके गया मिलिट्री और सिविल लेवल के ऊपर, तो हमने उस स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में उस स्पेक्ट्रम के ऊपर भी डोमिनेट किया। और उनके 11 से 12 एयरफील्ड जो हमने तबाह किया। एक चीज और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो संयम हमने बरता, हम देखिए हमने उनके एयरफील्ड और रेडार्स को तबाह किया, और जो साथ में इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर भंडार थे, हमने अपना संयम बरता वहां पे। हम आपको ये बता रहे हैं, ये नहीं है कि हम उनको मार नहीं सकते थे या तबाह नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी ताकत ऐसी डोमेन में हमको ले गए हैं कि बताया भी नहीं जाता, छुपाया भी नहीं जाता, वो वाली बात हो गई यहाँ तो। न्यूक्लियर डोमेन वाली जो बात आपने कही, लेकिन टीकू साहब मुझे लगता है थोड़ा संयम के पक्ष में नहीं थे इस बार। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपने को पैनलिस्ट से भी नहीं एग्री करता। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत का संयम का मतलब क्या है। 1947-48 में जब एक्सेशन हो चुका था, उसके दिन 22 अक्टूबर एक्सेशन से पहले पाकिस्तान ने अपने कबाली भेजे। यही टेररिज्म ही था। उन दिनों हमें टेररिज्म का नाम नहीं मालूम था। फौज के नीचे, जनरल अकबर खान के नीचे कबाली आए और पूरा श्रीनगर तक पहुंचे। उसके बाद हमारी फौजें उनको बाहर निकालती गई, फिर हमने संयम दिखाया और हमने ट्रुप्स को उरी के पास रोक लिया। फिर 65 में भी यही हुआ, हमने हाजी पीर वापस कर दिया उनको, संयम दिखाया। 71 में तो इतनी बड़ी जीत हुई थी हमारी, हमने संयम दिखाया, सबको वापस किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। हमारे अपने PW जो 58 PW थे वो भी नहीं वापस मिले। और फिर कारगिल में उन्होंने हमारी जमीन को हड़पा और बोला यह आतंकवादी है, जबकि 5, 7 और 8 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यूनिट्स थे वहां पर। तब हमने बोला हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे, जबकि वो मौका था उस वक्त उनके लॉजिस्टिक्स को बर्बाद करने का। और अब भी हम संयम दिखा रहे। आप किसके बरखिलाफ संयम दिखा रहे हो भाई? वो उसको संयम की भाषा आती है क्या? आपने स्वयं दिखाया, सब्र दिखाया और वो फील्ड मार्शल बन गया। सर वो अपने घर में जो मर्जी बन जाए, नहीं वो ठीक है, अपने घर में जो भी बन गया, लेकिन अगर आपने ये संयम नहीं दिखाया होता तो पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचता कि वो मुझे बता नहीं बन उसको 3 दिन मारा ना, ये तो आप सहमत है? नहीं, 3 दिन मारा, लेकिन देश को तो पता ही नहीं था। आपने 10:50 पर DGMO की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तो कोई इंडिकेशन नहीं था कहीं से कि आप पॉज कर रहे हो, सीज फायर कर रहे हो। 3 बजे आपने कर दिया, सीज फायर कर दिया, देश को कॉन्फिडेंस में लिया ही सर नहीं। उसमें देखिए वो ट्रंप की शैतानी थी कि जो भी है, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को बताया और ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया बगैर हमसे बात किए। ये तो शरारत थी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते थे? कॉन्फ्लिक्ट कहां तक बढ़ती? मैं चाहता था
कम से कम एक दिन और उनको उनके जो एयरफील्ड्स हैं, जो उनकी मिलिट्री स्टैफ, क्योंकि उन्होंने ही इसको एस्केलेट किया ना, हमने अरे तो एक दिन और करके क्या होता है? एक दिन और करके उनके और मिलिट्री एसेट्स बर्बाद हो जाते हैं, तब शायद जाकर उनको पता चलता कि मार उनको पड़ी है, वो फील्ड मार्शल भी नहीं बनता, देश यूनाइट भी नहीं होता, क्योंकि लगता कि उनको डिफीट हुई है। जत्ता साहब जवाब दें। बिल्कुल, दिल मांगे मोर। अभी मैं इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल कर्नल साहब के साथ हूँ, क्योंकि जो हमारा सीज फायर डिक्लेरेशन था बड़ा अब्रप्ट हुआ, उसको अब्रप्टली नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान का डीजीएम हमको बोलता, हमारा डीजीएम बोलता कि मैं अपनी सरकार से इसका क्लियरेंस लूंगा और जो सरकार मेरी बताएगी उसके बाद मैं तुमको जवाब दूंगा। और इतने में अगर और थोड़ा दिल मांगे मोर एक आधा और फोड़ते हम उनको, और ताकि दुनिया को पूरी तरह पता चलता कि पिट पिट के नाक घिसड़ के इसको हमने सीज फायर कराया। साहब, हमने इसी प्रोग्राम में कई बार ये बात की है कि दुनिया इस बात को भी सराहना कर रही है कि भारत ने मिलिट्री माइट के साथ साथ ये भी दिखाया कि वॉर में एंगेज होकर के जल्दी बाहर कैसे आया जा सकता है। बिल्कुल, दुनिया में जंगें खत्म नहीं हो रही। अरे पाकिस्तान को जितना आप जानते हैं, आपने तो 71 की लड़ाई लड़ी है सर, आप तो बांग्लादेश गए हुए थे। मुझे बता, पाकिस्तान चुप बैठता? कोशिश तो करता ना सर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिमिट्री इतनी थी, और वो पहला जब हमने उनके एयरफील्ड्स को बर्बाद किया, पहले दिन हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद किए, और वहां तक भी पहुंच गए कि अमेरिका को अपना रेडिएशन चेकिंग जो एयरक्राफ्ट होता वो भेजना पड़ा। तो सिमिट्री इतनी थी, पाकिस्तान कहां तक लड़ता? आपने दूसरे दिन तीसरे दिन बंद करना था, बोलना था अब हम तुमको माफ कर रहे हैं, जाओ। हमने मौका खो दिया, मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरी अपना अब मौका खो दिया या अब दूसरा मौका आने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप राजनाथ सिंह जी की एक और बात सुनिए। आज उन्होंने जो कही है पीओके को लेकर के कही है। अब पीओके हमारे नेताओं की डिक्शनरी में या लेक्सिकन में, भाषणों में नहीं आता था, कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने उस दिन पीओके की कहानी सुनाई। अभी जो कर्नल साहब बता रहे थे कि पहला आतंकवादी हमला हम पर 1947 में हो गया था। राजनाथ सिंह जी एक बार पहले भी कह चुके हैं कि पीओके आएगा आपके पास, एक दिन जरूर आएगा। और आज फिर उन्होंने पीओके की बात की। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग हमारे परिवार के लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा और कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आ गया हूं। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वो दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब पंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं।
मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। देखिए, मेरे हिसाब से तो राजनाथ जी ने आज बहुत बड़ी बात की और मैंने कभी किसी नेता को भारत में पीओके के लोगों को सीधे एड्रेस करते हुए नहीं सुना। जैसे उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई, वही बात है भारत और पीओके की कि मेरा छोटा भाई है, अलग हो गया है, लेकिन एक दिन अपने आप वापस आएगा। आप प्रधानमंत्री सीधे पाकिस्तान के आवाम को संदेश देते हैं और राजनाथ जी सीधे पीओके के लोगों को अपना भाई, अपने परिवार के लोग बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई पीओके के हालात ऐसे बन जाएंगे कि एक दिन कि वहां के लोग रिवोल्ट में खड़े हो जाएंगे। अभी भी काफी लोग हैं वहां पर ऐसे, और वो बगावत करके या पाकिस्तान की सेना को जवाब देके भारत के साथ मिलेंगे। उससे पहले लेकिन भारत को तो उनको कहना पड़ेगा ना, हाँ तुम्हारा भाई है, हम तेरे साथ हैं, हमें तुम्हारी फिक्र है। ये मैं पहली बार होता हुआ देख रहा हूं जनरल साहब। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो अवाम पीओके के अंदर है वो वही अवाम है जो हमारा अर्स्टवाइल अनडिवाइडेड J&K राज्य की नागरिक थे। और पाकिस्तान ने बहुत सारे सालों में 1947 के बाद बहुत डेमोग्राफिक चेंज करने की बहुत बड़ी चेष्टा करी और एक मुहिम चलाई उसने, ताकि वो पंजाबियों को लाके वहाँ बसा पाए, ताकि वहाँ का अगर UN रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर रायशुमारी होनी है तो हो सकता है वो जो पंजाबी लेके आएगा वहाँ उनकी वोट पड़ेगी और ये बताया जाएगा कि साहब तो नागरिक क्या हैं, पीओके के नागरिक हैं। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मीरपुर, कोटली, पुंछ, राजौरी, ये रावलाकोट, ये जितना इलाका है ये पंजाबी बेल्ट था। तो जो पंजाबी मुसलमान है, जो पंजाब आज के दिन में रूल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये वही पंजाबी इन्फ्लुएंस को पीओके के अंदर लेके आया और बरसा रहा है उनको। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। एक छोटा सा कमेंट कर्नल साहब से चाहता हूं, क्योंकि आप कश्मीरी हैं। वो कह रहे हैं ज्यादातर पीओके के लोग जो हैं वो प्रो इंडिया हैं और कुछ एलिमेंट है जो पाकिस्तान के साथ है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं राजनाथ सिंह जी के बयान से। हमारे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 सीटें खाली रहती हैं और अभी जो वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ जम्मू कश्मीर में, उसमें भी ये 25 सीटें रखी गई उनके लिए। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं इलेक्ट होकर जम्मू कश्मीर की असेंबली का हिस्सा बने। ठीक है। और ये भी एक वजह है क्योंकि वहां पाकिस्तान में कोई उनकी सुनता नहीं। आज से 15 साल पहले तक फेडरल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर होता था, मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, वही देखभाल करता था कश्मीर के लेजिस्लेटिव मैटर्स को। लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी। ठीक है सर। तो अब उनको मजबूरी में बनानी पड़ी। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, उनका जो है पर कैपिटा इनकम है 1036 और हमारे वाले कश्मीर का पर कैपिटा इनकम है 2363। डबल से भी ज्यादा। रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और एक दिन वो अपने आप हमारे साथ आएंगे और कहेंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, हम हिंदुस्तान हैं, हम वापस आ गए हैं। अब यहां कोई भारत की एक कॉन्क्रीट पीओके पॉलिसी, पीओके को वापस लेने की पॉलिसी, कहीं हम उसकी शुरुआत और उसका आर्टिकुलेशन तो नहीं देख रहे जो पहले प्रधानमंत्री ने किया गुजरात में और उसके 2 दिन के बाद अब रक्षा मंत्री कर रहे हैं दिल्ली में। तो कहीं कोई एक लार्जर प्लान जो है वो अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या पीओके को लेकर? बहल साहब। सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। एक चीज मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा पीओके और 1971 में जो कंडीशंस थी जब वहां रेवोल्यूशन हुआ और हमने एक बांग्लादेश, एक न्यू इंडिपेंडेंट नेशन बनाया। तो उस समय जो कंडीशंस थी कि उनके साथ भी वैसा ही दोगला बिहेवियर किया जा रहा था जैसे कि पीओके के साथ किया जा रहा है। दूसरा, उधर भी वही कंडीशंस थी कि जहां पे जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो थी वो पंजाबी एरिया यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में थी। और तीसरी चीज, अगर आप देखें पीओके के अंदर जो चल रहा है इस समय, लास्ट 6 महीने के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो गेहूं के ऊपर प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पे है, चाहे वो चाइनीज का जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर है, या फिर आतंकवाद के ऊपर भी उन्होंने कहा कि आतंकी हमारा एरिया पे क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोटेस्ट वहां हुए हैं वो क्लियर इंडिकेशन है कि वहां की जनता वहां से खुश नहीं है। लेकिन जब तक वो मिलिटेंट एक रेवोल्यूशन शुरू नहीं होता जैसे कि मुक्ति बाहिनी ने शुरू किया था, और जब आपको याद होगा जनरल जियाउर रहमान जिसने बीएनपी बनाई है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई है, उसने मार्च 1971 में फ्लैग जो बांग्लादेश का है वो करते हुए आजादी घोषित कर दी थी।
उसी तरीके से ऐसा कुछ एलिमेंट चाहिए जो पीओके के अंदर ये कर सके। मैं इस चलिए एक और चीज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही मेरे दिमाग में बात थी भाई, वहां क्या ऐसे हालात हैं कि पीओके के निवासी बिल्कुल उठ खड़े हों पाकिस्तान के खिलाफ, फिर भारत को जो करना पड़ा ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए वो किया, और वो फिर यहाँ क्या किया जा सकता है। और अगर आप बात करें आज़ादी की लड़ाई की, तो बलूचिस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है और पीओके में जो हालात हैं, क्या उनको कंपेयर किया जा सकता है? बलोच लोग तो पूरी तरीके से, जैसा आपने कहा, उनके भी नेता आज़ादी डिक्लेयर कर चुके हैं। क्या पीओके की डेमोग्राफी उस लिहाज से एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया है? देखिए, जहाँ तक आजकल के युद्ध की बात अगर हम करेंगे, आप किसी भी देश की टेरिटरी को कैप्चर नहीं करेंगे, न करना चाहेंगे जब तक वहाँ के लोग आपका साथ नहीं देंगे। एग्जैक्टली। आप यूक्रेन को देख लीजिए, जो डोनबास का जो इलाका रशिया के कब्जे में है अभी, वो तकरीबन 90% रशियन मूल के लोग हैं, तो उनको आसानी हो गई उस एरिया को कैप्चर करने के लिए, और लोग खुश हैं। यही चीज़ पीओके को आप अप्लाई कर लीजिए। आप पीओके में मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और लोगों की मर्जी के बरखिलाफ करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होगा आजकल के युग में। तो मतलब ये है कि जो इंडिकेशंस आ रही हैं, आपने देखा होगा हर दूसरे दिन तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होती है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, हम इंडिया जाना चाहते हैं। 55 पाकिस्तान का झंडा जलाते तो मैंने देखा है। पाकिस्तान का वहाँ पर 55 टेरर कैंप्स है सर, 55 टेरर कैंप्स एक छोटे से इलाके में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर 5 विलेजेस के बाद एक टेरर कैंप है। वहां पर यंग लड़के हैं, वो बाहर जाकर क्या करते होंगे, आपको खुद इसका अंदाजा लगाइए। तो ये भी तो खतरा है ना हमारे लिए सर, कि वो वहां की आबादी अगर रेडिकलाइज हो गई होगी तो? नहीं, वो लोग ही उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। जब लोग टेररिस्ट के अगेंस्ट जाते हैं ना, उनको कोई नहीं बचा सकता। फिर ये तो हमारे लिए एडवांटेज है, और यही एक समय है जब हमको इंटरवीन करना पड़ेगा मिलिटरीली। आप कह रहे हैं उस लिहाज से वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं उतना जितना ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो देख रहे हैं ना यहाँ के कश्मीरी कहां पहुंचे और हम कहां रह गए, वो ये भी तो देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी ये बात कहते हैं, एक उनके पास सटीक इंफॉर्मेशन है, उनको पता है क्या हो रहा है वहां पर, तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है। मे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमने हाथ बढ़ा दिया है कि भाई अब तुम तैयार हो जाओ तो हम तैयार हैं। नहीं, हमने तो कब का हाथ बढ़ा दिया है पॉलिटिकली। मैंने बोला 25 सीटें तो उनके लिए हमने जम्मू कश्मीर असेंबली में रखी है। अब आप टेरर कैंप्स की बात कर रहे थे, अब मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान की असलियत। सारे ये आतंकवादी अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। उन 3 दिनों में के बाद सब छुप गए थे कई दिनों के लिए, क्योंकि सबको डर था ये मेरे सर पे ना मिसाइल गिर जाए। लेकिन अब ये एक एक करके बाहर निकलना शुरू हुए हैं। और मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान की बेशर्मी का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। अब इन्होंने लाहौर से 50 किलोमीटर दूर कसूर में आतंकवादियों का एक जमघट लगाया, प्रॉपर जमघट लगाया। यूनाइटेड नेशंस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकवादी वहां पर शामिल हुए। और पता नहीं, मुझे लगता है कि ये जो टाइम डिफरेंस है, तो ये वेस्ट वाले और यूएन वाले, अमेरिका वाले शायद उस टाइम सोते हैं जिस टाइम यहाँ पर ये सब काम हो रहा होता है, क्योंकि उनको नहीं नजर आता। आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद फिर इस जमघट में आया, भारत के खिलाफ जहर उगला, लोगों को भड़काया, और इस पूरे जलसे के जरिए आतंकवादियों ने अपने ऊपर आई तबाही को तो कबूला, लेकिन यह दिखाना भी चाहा कि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके साथ कौन बैठा था? इनके साथ पंजाब का जो इनका सूबा है, वहां की असेंबली का स्पीकर बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है आतंकवादियों के बगल में। तो कोई अंतर नहीं है वहां की लीडरशिप में और आतंकवादियों में। ये हम बार 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 दुनिया को बताते हैं, और वो तस्वीरें रोजाना ऐसी तस्वीरें आती हैं। वहां कहा क्या गया, आप सुनिए। हमारे मुताल्लिक, हमारे बुजुर्गों के मुताल्लिक, मेरी जात के भी हवाले से कि हमने उसको ये कर दिया, वो कर दिया। आज वो जंग का तंत्र बदल रहा है। हम इस मौके पर वाज़े तौर पर यह कहना चाहते हैं, हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ बुनियान महसूस बनकर साथ खड़े। जैसे 10 मई को तुझे शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, अल्लाह के फज़ल करम से पाकिस्तान के अंदर भी जो तू नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान की अफवाज पर और हम पर हमले करने के हवाले से और पैसों के हवाले से, याद रख पाकिस्तानी कौम आज तेरे हिंदुस्तान से तुझसे बेहतर खाती और पीती है। माशी हालत में पाकिस्तान बेहतर है। तुम जो बकवास कर रहे
तो अल्लाह की कसम उठाकर, अल्लाह पर कसम डालकर ये ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करके दिखाएगा। अब आपने इसमें एक और आतंकवादी की शक्ल देख ली होगी, सैफुल्लाह कसूरी, जो पहलगाम के हमले में सीधा सीधा जुड़ा हुआ था, वो यहां बैठा है। हाफिज सईद का बेटा यहां पर बैठा हुआ है, आप बिल्कुल खुलेआम। और आतंकवादियों के इस मजमे के दौरान हाफिज सईद का एक ऑडियो सुनाया गया, जिसमें वो वही बात, दरिया में खून बहाने की धमकी, वो देता हुआ सुनाई देता है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पानी से तो परेशान हो गए हैं ये लोग। अब पाकिस्तान में आतंकवादियों की खातिरदारी कैसे होती है, ये भी देखिए। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा बता रहा है और कैमरे के सामने कबूल कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को पाकिस्तान की सरकार और सेना फुल प्रोटेक्शन दे रही है। दिखावे के लिए कैद में रखा गया, अपने बाप के लिए कह रहा है। और ऐसी नौबत पाकिस्तान की सरकार नहीं आने देगी कि कभी हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत को सौंप दे। मुनीर की आर्मी हमेशा सुरक्षा देगी हाफिज सईद को। जेल में है हाफिज सईद। जेल तो, ये जेल में तो कहने की बात है, वो सरेआम घूम रहा है, जलसे कर रहा है। जो वीडियो बना के, पहले हमने वीडियो भी देखा होगा आपने कि हम सांसें बंद कर देंगे, तो इनको सबको हाइपरटेंशन होने वाला है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं सारे के सारे। क्योंकि जब ये बोलते हैं तब भी इनका जो ब्लड प्रेशर इनके काबू में नहीं होता है। तो अभी इनको जो मार पड़ी है, इनकी रात की नींदें हराम हो रखी हैं। और जहाँ तक इन आतंकवादियों का सवाल है, अभी तो जाहिर हो गया दुनिया को, आतंकवादी तो मुल्ला मुनीर है। मुल्ला मुनीर, और ये सिविल कपड़े में और वो वर्दी पहन के है, वो फील्ड मार्शल का तकमा लगा के घूम रहा है, ये सलवार कमीज में घूम रहे हैं। तो पूरी दुनिया को जो इनका नंगापन है उसकी एक जग जाहिर हो गया है। और जो अमेरिका का एक रवैया रहा कि जहाँ पर ट्रंप साहब के अपने बेटे, उनके जो पार्टनर हैं बिजनेस के, वो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं साहब आप तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और आपने जो हमारे लिए काम किया है पिछले दशकों में बहुत अच्छा काम किया है और हम आगे चाहेंगे कि आपके साथ हम और मिलजुल के काम करें। तो ये अगर अमेरिका की ये पॉलिसी है कि एक नॉन टेररिस्ट स्टेट के साथ में जो पूरी दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहा है, उसके साथ में आप बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी जो इंटेग्रिटी क्या है, दुनिया इस तरह सवाल अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं, इस सवाल को लगातार पूछ रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल कैसे आप जो है ऐसी बिजनेस डील्स कर सकते हैं। इसीलिए वो जो ट्रंप साहब हैं एकदम उतावले होकर ने बोला मैंने जंग बंदी करा। लेकिन अब ये जो मेरा सर ये देख करके आश्चर्य तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सवाल मन में आ रहा है कि अब आगे क्या, जिस तरीके से खुलेआम आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान में एक बार फिर दिखने लगे हैं और ये प्रोग्रामों में भाषण भी जहर उगलने लगे हैं। जैसे एक और मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर, पंजाब में एक और बड़ा जलसा हुआ है जिसमें ये सारे टेररिस्ट मौजूद थे। इस प्रोग्राम में लश्कर के बड़े बड़े आतंकवादी जुटे हुए थे। यही तलहा सईद जो हाफिज सईद का बेटा है और पहलगाम हमले का गुनहगार सैफुल्लाह कसूरी, वो भी इसमें था। और इसमें इनके मंच से बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया और भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था। पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया। लोगों की खुशी और गमी में शरीक होता हुआ और दुश्मन ने क्या कर दिया, मुझे पहलगाम वाक़े का मास्टर माइंड कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, कह रहा है कि मैं उस दिन कराची में था जिस दिन पहलगाम का वाकया हुआ, भारत ने मुझे इसका मास्टरमाइंड बना दिया। मुझे तो लगता है तो खुश हुआ होगा।
कि चलो मुझे मेरा नाम ले दिया? मैं एक दो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि ये यूनाइटेड नेशन का मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस इज टूथलेस। यूनाइटेड नेशन के पास ना कोई ताकत है, ना उनके पास कोई मॉरल स्टैंडिंग है आजकल की दुनिया में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो कहता है, जो करता है, दुनिया उसकी सुनती नहीं है। ना उन्होंने किसी मॉडर्न कन्फ्लिक्ट में, ना पीछे वाले में तो थोड़ा बहुत होता था उनका इन्फ्लुएंस, आजकल के कन्फ्लिक्ट्स में उनका कोई असर सर, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो रेजोल्यूशन है 1267 शायद, हाँ, वही जिसके तहत सैंक्शंस लगते हैं। हाँ, 1262 और 1998 दो रेजोल्यूशन, उनमें ये सब के नाम लिखे हुए हैं। पहली तो मैं बात ये बताना चाहता हूँ, तो यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट लिस्ट में है, उसका कोई मतलब नहीं है भारत के लिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, हाफिज सईद को 36 साल की कैद मिली हुई है, 36 साल की कैद। लेकिन आपको मालूम है, इसने भी खुद माना, उसके बेटे ने माना कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, मज़े कर रहा है। वो हमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको लगता है कि किसी भी दिन उसके सिर के ऊपर स्मार्ट बॉम्ब आ जाएगा, इसीलिए वो उसको एक्सपोज नहीं करते, नहीं तो वो उसको एक्सपोज करते। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब से पाकिस्तान के कोर कमांडर या वो कोई लेफ्टिनेंट जनरल था उधर, जो गायबाना नमाज जनाजा में आतंकवादियों के कैंप में गया, उसके बाद तो हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में कोई फर्क रहा। अभी आज स्पीकर था पंजाब असेंबली का इनके साथ, उस दिन कोर कमांडर था। हमारे लिए अब कोई अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में, दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर ये युद्ध हम एक दो दिन और जारी रखते, ये सब इनका मुंह बंद हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने मौका दिया, हमने संयम दिखाया, लेकिन ये फिर से हमें आप कह रहे हैं ये सब लेजिटिमेट टारगेट्स हैं हमारे लिए? एब्सोल्युटली। तो आप क्या कह रहे हैं, अभी स्ट्राइक कर दोबारा स्ट्राइक करना चाहिए? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फैसला कर रही है, लेकिन हमारे लिए तो लेजिटिमेट टारगेट्स, हमने तो बोल दिया। बैल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, वॉर का एक डायनामिक्स होता है, एक एस्केलेशन जिस तरीके से वो बढ़ता है, उस डायनामिक्स में या तो आप पूरी तरह चले जाइए, तो ये भी हो सकता है जैसे रशिया यूक्रेन का 3 साल से ऊपर चल रहा है, या फिर गाजा के ऊपर जो 365 स्क्वायर किलोमीटर की छोटी सी टेरिटरी है, और इजराइल का जिसका एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं यहाँ पे, आज तक उसको वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, और आज भी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखा है, और 54,000 सिविलियंस को उन्होंने मार दिया, लेकिन हमस को खत्म नहीं कर पाए अभी तक। सो मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा ऑप सिंदूर है, ये रुका नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ। और अगर ये बंद नहीं हुआ, और जैसे वो कर्नल साहब कह रहे थे कि ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं हमें। और एक चीज और आप बहुत अहम मैं कहना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स और रिक्रूटमेंट्स वापस शुरू हो गई हैं, ये क्लियरली रीजन है कि हम अपने टाइम में जब भी हमको मौका मिले, और जो भी टेक्निक हम चाहें, ये ओवर्ट भी हो सकती है, कोवर्ट भी हो सकती है, हमें उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इनको एक एक करके खत्म करना है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन, छोटोरा भालोबाशा। आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं हृदय से बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं। आज एवरेस्ट डे भी है। आज के दिन तेनजिंग नोर्गे जी ने एवरेस्ट पर अपना परचम लहराया था। उनके सम्मान में हम भी अपना तिरंगा फहराएंगे। और आज ही
महान स्वतंत्रता सेनानी रामानंद चटर्जी की जयंती भी है। ये महान संतानें हमें प्रेरित करती है बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हौसला देती है। साथियों, 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। बंगाल देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति दे। बंगाल अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है। भाजपा पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। अब से कुछ देर पहले यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शुभारंभ भी हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बंगाल की व्यापारिक गतिविधियों को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कोलकाता मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार यहां पूरे करवाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित है, क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। साथियों, ये समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है।
ऐसे में पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर
नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई, उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? पश्चिम बंगाल के गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया।
आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? साथियों, यहां की निर्मम सरकार के जितने उदाहरण दो वो कम है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा भाई बहन हैं। ये लोग हाथ के हुनर से अनेक प्रकार के काम करते हैं। इनके लिए पहली बार भाजपा सरकार विश्वकर्मा योजना लाई है। इसके तहत देश के लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिली है, पैसा मिला है, नए टूल मिले हैं, आसान ऋण मिला है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 लाख एप्लीकेशन अभी भी लटकी पड़ी है। निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है, क्योंकि टीएमसी सरकार इस योजना को भी लागू नहीं कर रही है। साथियों, टीएमसी सरकार की मेरे आदिवासी भाई बहनों से भी दुश्मनी कुछ कम नहीं है। देश में पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनमन योजना को यहां लागू नहीं किया। टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। साथियों, टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। 2022 में जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी टीएमसी थी। बंगाल के आदिवासी इलाकों की उपेक्षा भी यही दिखाती है कि इन्हीं आदिवासी समाज से टीएमसी वालों को कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही।
दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं, लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया
कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो, त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे। एक बार फिर
आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है और कहा है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर 3 बार मारा है। जब वो 3 बार कहते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात वो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यह ऐसा देश है जो कभी हमसे सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, हर जंग हारा, लेकिन इस बार हमने इसको ऐसा जवाब दिया, इसने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया था। इसको अंदाजा नहीं था सिंदूर की शक्ति क्या होती है और हमने वो काम किया जिसकी पाकिस्तान को कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और फिर उन्होंने आगे कहा कि अब अगर हिंदुस्तान में कभी कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद दुश्मन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने लोग जनता से कहा कि आप यह ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हर मंच से प्रधानमंत्री यही बात बार बार कह रहे हैं। तो इस मैसेज को दुनिया भर में बार बार पहुंचाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ताकि पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले और अपने दिल दिमाग में बैठा ले जो बात प्रधानमंत्री ने अभी कही, एक आतंकवादी हमला और तो उसके बाद ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में वो देख चुका है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए कहां तक जा सकता है। एयर कमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है, ये खत्म नहीं हुआ है। और अगली बारी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अगली बारी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे आप मिलिट्री टारगेट है कि आतंकवादी टारगेट है, हम किसी को भी हिट करेंगे और इतनी बुरी तरह से हिट करेंगे कि उसमें काफी तबाही और बर्बादी होगी आपके देश के अंदर। जब तक टेरर चल रहा है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, जब तक आपका टेरर चल रहा है तब तक पानी आएगा कि नहीं आएगा उस पर भी प्रश्न होगा, और जब तक टेरर चल रहा है तब तक ट्रेड नहीं होगा। और जो भी शहबाज शरीफ बाहर जाके दूसरे देशों में कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि हम भारत से पीस चाहते हैं, सभी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, मुद्दे सिर्फ 2 ही हैं, एक टेरर का मुद्दा है और दूसरा पीओके का मुद्दा है कि आप हमको पीओके कब वापस दोगे। अच्छा, ये देखिए कि हमने प्रोग्राम में अभी आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की भर्ती होने लगी है। जैसे हमारी यहाँ कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भर्ती होती है, वो नकाब पहन के, मुंह ढक के, हथियार हाथ में लेकर के टेंटों के अंदर ले जाके भर्ती करते हैं या लड़कों की और उनको आतंकवादी बनाते हैं। वो सब शुरू हो गया है। कहाँ स्पीच, भाषण जो दिए जा रहे हैं उसमें बार बार जो है भारत का नाम, मोदी का नाम, सब कुछ लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान, अब भारत ये सब कुछ देख रहा है और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये चेतावनी इसीलिए है, हरकतों से बाज नहीं आए अगर, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे क्या होगा उसका जिम्मेदार फिर भारत नहीं, वो पाकिस्तान होगा। दत्ता साहब बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ हवा में गिदर भक्ति देना नहीं है। अभी तक 1947 से लेके आज तक भारत की फौजों ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन हम हमेशा नेगोशिएशन टेबल पे हार गए। आज के दिन में भारत की सेनाएं और भारत की गवर्नमेंट एक ऐसी मजबूत गठजोड़ है कि अब जो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी जब हमने वार्निंग दे दी है, अभी आप, और अगर आपने कोई दहशतगर्दी का कांड किया तो हम एकदम पलट सर, ये बैक टू बैक को सोचने का समय नहीं देंगे। बैक टू बैक लगातार प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उनका इसमें बात करना, मैं याद अगर करूं तो पहला उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर भाषण दिया था, फिर वो बीकानेर गए थे, फिर उसके बाद गुजरात के दाहोद गए थे, फिर भुज में उन्होंने कहा, फिर अगले दिन उन्होंने गांधीनगर में कहा। तो 5 तो मुझे याद है पिछले कुछ दिनों के अंदर ही लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें ये बातें करना और रोजाना क्या स्ट्रैटेजी है? ये स्टडी देखिए ऐसा है, मोदी साहब ने बोला कि हम ये नसूर का जो कांटा है इसको अब जड़ से निकालेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, मैं स्पेशल फोर्सेस से हूं। अभी हमारे जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो रेडी बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं इंटेलिजेंस की
और जहां हमको सटीक इंटेलिजेंस मिलेगा और स्ट्राइकेबल टाइम एंड रेंज होगा, तुरंत एक्शन होगा। और आगे अगर अभी पाकिस्तान ये गलत फहमी में हो कि अभी वो कुछ करेगा और हम 10 दिन लेंगे कुछ करने का, आप भूल जाइए। आप करिए, आपको विद इन मिनट्स एंड विद इन आवर्स रिटेलिएशन आएगा, आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। और इस बार जो रिटेलिएशन आएगा आपके अपने कमांड कंट्रोल सेंटर्स, आपके उस नर्व सेंटर पे आएगा जो सारा का सारा इसके पीछे खड़ा है। अगर आप ये समझे मुल्ला मुनीर कि मैं फील्ड मार्शल बन गया तो मैं सुपरमैन बन गया, सबसे पहले तुम जमीन में गाड़ दिए जाओगे। अरे वैसे सर लोग बहुत पूछते हैं हम लोगों से भी कि अब तो सब शांति है, दोबारा तो नहीं होगा ना, अब तो कोई दोबारा लड़ाई नहीं होगी ना पाकिस्तान से, क्या जवाब दिया जाए इस सवाल का? देखिए, ये जो सोचता है कि दोबारा लड़ाई नहीं होगी, शायद उनको भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पिछले 35 साल से जब से पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम भारत से कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम दूसरी तरीके की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो आतंकवादी भेजकर आप हमारे देश में खून बहाओ, वो तो चलती जा रही है और उसमें कोई वो थमी नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट के बाद, और ये जो अब हुआ, अब भी नहीं थमी गई है। अभी आपने दिखाया कि कई सारे आतंकवादी संगठन जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। किस लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ ही महीनों में या महीने से कम में भी फिर एक आतंकवादी हमला होगा और फिर भारतीय सेना उनको ठोकेगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो 5 जगह 6 जगह आपने नाम लिया और भी जाएंगे, वो देश को 2 बातें बताते हैं। पहली बात ये बता रहे हैं कि भाई हमने जो है उन ठिकानों पर हमला किया जो आतंकवादी ठिकाने थे, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इंटरफेरेंस करी, हमने उनके ऊपर भी हमला किया। पहली बात ये, लेकिन हमने स्वयं संयम दिखाकर युद्ध रोका। लेकिन वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर दूसरी बार आपने ये किया, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, ये दोबारा चलेगा। आपको लगता है वो देश को भी प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली कि भाई आपको पता होना चाहिए कि दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है? एब्सोल्युटली। और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान चुप रह ही नहीं सकता। उनके लिए जिंदा रहने का मतलब है कि आप भारत को हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ पहुंचा दो। अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो क्या सोच है? ये तो सुसाइडल सोच है। कुछ बड़ी लड़ाई हो गई तो चलो हम तो सह लेंगे, हम इतनी बड़ी, तुम 10 बड़ी इकोनॉमी है, वो क्या बचेगा उसका? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये सुसाइडल स्टेप होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान की आदत है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाकर, किसी तीसरे देश के पास जाकर, चाइना के पास जाकर भीख मांगते, भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और इसमें उनको हमेशा कामयाबी भी मिली है। 47 में यूनाइटेड नेशन ने, हालांकि हम ही गए तब बचाया उन्होंने, बाद में शिमला में रशिया ने बचाया, अब अमेरिका ने बचाया। तो उनको लगता है कि क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए न्यूक्लियर हथियार की वजह से दुनिया घबरा जाएगी और वो युद्ध विराम करेगी इससे पहले कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। ये उनका सोच विचार है। अभी सौरभ ऐसा है कि बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। पाकिस्तान अगर ये चाहता कि ये वाली लाइन पकड़ के कि मैं सिमेट्रिक वॉरफेयर करूंगा, मैं डिनाइबल ऑपरेशंस करूंगा, आप नहीं बचेंगे इस बार। आपको यही जो टर्म है, यू आर लिविंग बाय द गन, यू विल डाई बाय द गन, आपके दिन अभी लिमिटेड हैं। यहाँ तो आप सुधर जाएं, एक अच्छे नेबर की तरह जिंदगी बिताएं, खाना खाएं, रोटी खाएं। यहाँ हमारी गोलियां तैयार हैं, हमारा गोली भी तैयार है, गोला भी तैयार है, मिसाइलें भी तैयार है, ब्रह्मोस भी तैयार है, और एडवांस वर्जन तैयार हो रहा है। आप जरा वेट करिए, आप जब मांगेंगे तब मिलेगा। अरे ये तो ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया और दुनिया बोल रही है इस बात को। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं विदेशी, वो लोग यही कह रहे हैं कि भारत ने एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का मॉडल पेश किया है कि जब आपके ऊपर कोई हमला हो और आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको जवाब देना है दुश्मन को, आप उसके लिए कितना तैयार हैं। जैसे कहते हैं कि फौज हर वक्त तैयार रहती है, लेकिन क्या आप वाकई किसी ऑपरेशन में जाने के लिए उस वक्त तैयार हैं? भारत ने दिखाया कि हमारी रेडीनेस जो है वो बहुत बढ़िया है, और अगर हम पर कोई वार करेगा तो हम पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे और इतनी प्रोफेशनली जवाब देंगे कि उसकी कल्पना नहीं की होगी, जैसे पाकिस्तान ने नहीं की। अब वो एक और चीज की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो गया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान से हमारे लगे हुए जो राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल का ऐलान किया था। कल हमने आपको बताया था, आज मॉक ड्रिल होनी थी, अब ये मुलतवी कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। अब ये 3 जून के आसपास होगी, इसको आगे बढ़ा दिया गया है।
लेकिन इसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ? हमारे ऐलान के बाद पाकिस्तान में मानिए हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को लगा कि पिछली बार जब भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था तो मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ बैठ गया है कि भारत की मॉक ड्रिल के ऐलान की जानकारी मिलते ही पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट शुरू हो गया। सीमाओं पर हथियार और जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। पाकिस्तान पैनिक में आ गया। लेकिन तभी भारत ने मॉक ड्रिल को आगे के लिए बढ़ा दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा हो कि उसके साथ आगे क्या खेल खेल रहा है ये भारत। देखिए, ये भी दुश्मन को जो है हैरास करने की, परेशान करने की, उसको हमेशा अलर्ट पर रखने की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। गॉड नोज, क्या इसीलिए ये पहले ऐलान किया गया और फिर मुलतवी की गई? बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। मुलतवी क्यों की गई ये तो हम गैस ही कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिविल डिफेंस ड्रिल बॉर्डर एरियाज के पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अपने आप को अलर्ट पे लाने की कोशिश करेगा। तो ये दो चीजें हैं इसमें। एक तो पोस्चरिंग है कि हम पोस्चरिंग कर रहे हैं, आपने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, आप मीटिंग्स कर रहे हैं आतंकवादियों की, हम यहां पे सिविल डिफेंस अपनी अलर्ट स्टेट को हाई रख रहे हैं। दूसरा, अपनी गवर्नमेंट के बता रही है अपने लोगों को भी कि हमेशा चौकन्ना रहना है हमको। और तीसरी चीज है कि जैसे कि हमने खौफ पैदा किया, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि आप इस रास्ते पे दोबारा ना जाएं। और आप खुद बता रहे हैं और ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मूवमेंट ऑलरेडी शुरू होने गई, क्योंकि हमने वो खौफ उनके दिल में पैदा किया है। ये सिविल डिफेंस मूवमेंट्स जो है हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और जब तक एक एक आतंकवादी या तो आर्म्स ना छोड़ दे पाकिस्तान के अंदर, या फिर हम उसको ढूंढ के एक दिन निकाल लेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा सर, मतलब दुश्मन के दिमाग से खेलना, उसको मेंटली परेशान करना। परेशान तो हुआ पाकिस्तान। इसको बोलते हैं दौड़ा दौड़ा के मारना। और ये मैं अपने पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहता हूँ। आप सोचें, आपकी ये मुल्लाओं की फौज, मुल्ला मुनीर और जितना ये टटपूंजी आपने इकट्ठे कर रखे हैं, ये लूट के खा रहे हैं आपको। आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं, इनको बैरक में भेजें। यहाँ देखिए, भारत की फौज को देखिए, एक प्रोफेशनल आर्मी है, पूरा अपना काम से काम मतलब रखते हैं, कोई पॉलिटिक्स में लेना देना नहीं। लेकिन जब जंग होती है, एक फौजी की तरह लड़ते हैं और मार मार के हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। आप अपनी फौज को बैरक में भेजिए, इनको बोले अपने बिजनेस बंद करें, और जो आपकी चुनी हुई सरकार आप जो चुने जमहूरियत के लिहाज से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से, और उसके बाद आपका देश तरक्की करेगा। नहीं तो आप ऐसी मौत मार जाएंगे। आपके बुद्धिजीवी तो ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। कोई कनाडा बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अरे ये हाँ सर, तो एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान आर्मी एक रूलिंग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जी। वो नहीं चाहते उनके आदमी मरे। तो अगर कुछ होगा भारत के साथ तो मरने वाले ये जिहादी होंगे, जिनको आपने देखा आज सैफुल्लाह बता रहा है कि हम रिक्रूट कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान पर ये कर रहे हैं। मरेंगे तो वो फौज तो आराम से जिंदगी बसर करेगी वहां की। तो ये भी एक तरीका है, मराओ किसी और को और खुद रूल करो। लेकिन सर अब तो क्लियर है नहीं, अब तो टारगेट पाकिस्तान सेना भी है, क्योंकि आतंकवादियों के पीछे तो वही खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन तब भी वो कोशिश करेंगे, मरना अगर होगा तो यही जिहादी मरेंगे। अभी ऐसा है कि एक और खबर आई है कि पाकिस्तान की फौज बलूचों से लड़ नहीं पा रही है। वो कभी तुर्की से दैश को मंगा रही है। यहाँ एलईटी वाले जो फौज के साथ किसकी मदद करते हैं, फौज की मदद करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट कर रहा है बलूचिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, ताकि किसी प्रकार बलूचों को काबू कर पाए। बलूच इनके काबू नहीं आने वाले। समय खत्म हो गया। मैं एक व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएस में, हुसैन, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, हुसैन हक्कानी, हुसैन हक्कानी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो वो उन्होंने एक प्रोग्राम में एक बात बोला कि 1/3 पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है उसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। स्कूल छोड़ दे, उसने मदरसे की भी शक्ल नहीं देखी। ये हालत है पाकिस्तान। और फिर उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ये हालात हैं और बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं भेज पा रहे हो और तुम न्यूक्लियर पावर बन गए हो, तो तुमको इस न्यूक्लियर पावर का करना क्या है? तुमको खतरा किससे है? वो आदमी खुद पाकिस्तानी पूछ रहा है। तुम अगर भारत को परेशान नहीं करोगे तो भारत तुमको कभी नहीं कुछ कहेगा। तो तुम्हें इतनी बड़ी फौज, न्यूक्लियर हथियार ये रखे क्यों हुए हैं? तो यही जो सर ने कहा कि सिर्फ ये पाकिस्तान की सेना अपना पेट पालने के लिए एक पूरे देश को इसने हॉस्टेज बना रखा है।
करेंगे इस पर बात आगे। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, जनरल साहब आपका, एयर कमांडर साहब का, बहुत धन्यवाद आपका।